देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में जान लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में और कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो सस्पेंडेड रह जाते थे ओवरऑल सॉल्यूशन में, जिससे जो लाइट बीम थी उसको वो स्कैटर करते थे। या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बोलूँ तो जो कि दिखने में कुछ और होता था और एक्चुअल में कुछ और होता था। मतलब कि वो दिखता कैसा था, होमोजीनियस, और होता क्या था वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं जो उनको सेपरेट करने का या उनको रिफाइन करने के तरीक़ों के बारे में जानेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मेन मेथड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फर्नल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर एंड क्रिस्टलाइजेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये 10 मेन मेथड्स हैं या ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे हम अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स को, उनमें से जो रेसिड्यू हैं या फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन ऐसे मिक्सचर्स में किया जाता है जहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल हो या पूरी तरह से डिसॉल्व ना होता हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है जो, उससे अगर हमें सॉल्ट को निकालना है सॉल्ट को रिफाइन करना है या सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं हम? इवेपोरेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन किसी भी मटेरियल के या किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से पहले उसका वेपोरेशन शुरू हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। और ये कब होता है? ये एट रूम टेम्परेचर पर होता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है? एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि इवेपोरेशन क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा हीट ना दे या कोई जो लिक्विड है जिससे हमें सॉल्ट को, जैसे कि हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन था, इससे हमने सॉल्ट को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे या फिर ऐसा टेम्परेचर, मॉडरेट से टेम्परेचर देंगे जिससे कि जो वाटर है वो बॉयल करना शुरू ना करे। तो इसके बॉइलिंग से पहले ही जब वाटर वेपराइज होना शुरू हो जाएगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन कहलाती है। और ये प्रोसेस इवेपोरेशन हम अभी यहाँ पर करेंगे यूज़ डाई को सेपरेट करने के लिए, या डाई से जो कलर पिगमेंट्स होते हैं या कलर कंपोनेंट्स होते हैं जो, उनको अलग करने के लिए। तो इवेपोरेशन का प्रयोग यूज़ कहाँ पर होगा? कलर कंपोनेंट या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। ये जो डाई है ये किस में मिक्स होती है? मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। किस में मिक्स करी जाती है ये डाई? वाटर में। ये कलर पिगमेंट है जो ब्लू या ब्लैक के, उसको क्या बोल सकते हैं हम? डाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम हमारे पास से कितना, मतलब एक मॉडरेट सा अमाउंट इसका कितना ले सकते हैं हम? 5 ml। इसको सेपरेट करने की प्रोसेस क्या होगी? हम एक बर्नर लेंगे और एक बीकर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे? वाटर मिलाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे एक वॉच ग्लास।
वॉच ग्लास में हमने क्या करा, कुछ इंक डाल दी। अब क्या कर रहे हैं हम, जब वाटर बॉईल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, भाप बनेगी, और ये स्टीम जब इससे लगेगी, इस वॉच ग्लास से कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, इसको गर्म करना शुरू कर देगी। तो ऐसा मॉडरेट सा टेम्परेचर मिलेगा इस इंक को, जो कि इसमें जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास रेस्ट बचेगा वो क्या बचेगा, वो इंक कंपोनेंट बचेगा। क्या बचेगा, वो इंक कंपोनेंट बचेगा। तो ये प्रोसेस कौन सी है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। किसके लिए यूज करी जाती है, डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक से डाई को अलग करने के लिए, कलर पिगमेंट को अलग करने के लिए, कलर कंपोनेंट को अलग करने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं हम, इवेपोरेशन। इसका यूज हम सॉल्ट को अलग करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्ट को अच्छे से अलग करने के लिए जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसका आगे जिक्र करेंगे, तो वो भी यूज करी जाती है। इसके बाद आती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहाँ करी जाती है भाई यूज़, ये यूज़ उस मिक्सर को अलग करने के लिए करी जाती है, या बोलो तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए जो प्रोसेस या जो मेथड यूज़ किया जाता है उसका क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, या बोलूँ तो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो इसमें मिक्स रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, पूरे में फैले रहते हैं, तो ये क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ही रैपिडली क्या करता है, उस स्पिन करता है। क्या करता है, रैपिडली स्पिन करता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से घुमाते हैं इसको। जब इसको बहुत बड़ी तेज़ी से घुमाया जाता है तो क्या होगा, वो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक साइड सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो देखो डायग्राम से क्या होगा कि इसके अगर मैं बात करूं, देखो ये प्रोसेस है, इसमें इसका यूज़ ज़्यादातर जो डायग्नोसिस लेबोरेटरीज होती है जहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर अगर तुमने कभी देखा हो कि ऐसी एक मशीन होती है जिसमें इस तरह की कुछ ट्यूब्स लगी होती हैं, लगाई जाती हैं, जिसमें ब्लड सैंपल रखे जाते हैं, और वो कुछ 15-20 ब्लड सैंपल ऐसे रख के इसमें उसको स्पिन करवाया जाता है। जब ये घूमती है ना, जैसे ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें, जब ये घूमने के बाद क्या हो जाता है, ये एक तरफ एक पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाकी जो सॉल्यूशन बच गया वो क्या हो गया, प्योर सॉल्यूशन बच गया, और जो हैवी पार्टिकल्स थे वो एक तरफ सस्पेंडेड हो गए। तो इस तरह के जो प्रोसेस होती है हैवी पार्टिकल्स को अलग करने की लाइट पार्टिकल से, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन, किसको अलग करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। कहाँ का यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, वॉशिंग मशीन, डेयरीज एंड होम्स, जहाँ पर दूध वगैरह दुहा जाता है ना, घर पे भी दूध वगैरह मक्खन वगैरह निकाला जाता है दूध से, तो उस प्रोसेस में यूज किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कैसे होता है, वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े सुखाते हैं ना, रिंस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस तरह का एक बकेट होता है वॉशिंग मशीन में, और उसमें ऐसे होल्स होते हैं चारों तरफ। जब इसमें कपड़ों को डालकर इसको घुमाया जाता है तो बड़ी तेज़ी से घूमता है, और जो पानी के पार्टिकल्स हैं इसमें वो क्या होंगे, वो उन कपड़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और निकलने के बाद इन होल्स से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन से बाहर निकल जाएंगे, और कपड़ों से जो पानी है, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो क्या जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो जब वॉशिंग मशीन में हम कपड़ों को सुखा लेते हैं और जब बाहर धूप में डाल देते हैं तो और भी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, वॉशिंग मशीन में, डेयरीज एंड फार्म्स में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं अप साइड। उस प्रोसेस का क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इसके बाद बात हम करते हैं सेपरेटिंग फनल की। सेपरेटिंग फनल का यूज़ किस लिए किया जाता है, टू
इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए। इमिसिबल लिक्विड्स कौन होते हैं? जो कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, या बोलूँ तो जो एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे मिक्सर को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सेपरेटिंग फनल का। मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे देखो यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 टाइप के सॉल्यूशन है, 3 टाइप के लिक्विड्स हमारे पास, जिनको हमने जब मिक्स किया तो वो क्या हो रहे हैं? आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, एक अलग लेयर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली हमने डेली लाइफ में ऑयल एंड वाटर का मिक्सर देखा हुआ, जिसमें क्या होता है? ऑयल और वाटर प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल क्या रहता है? ऊपर तैरता रहता है और वाटर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑयल नीचे चला जाता है और वाटर नहीं ऑयल ऊपर रहता है भाई, एंड वाटर नीचे रहता है। ठीक है, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कैसी है? कम है, लाइट पार्टिकल्स हैं, इसलिए ऊपर तैरता है। इसका एग्जांपल अगर याद रखने का तरीका, कभी मेरी तरह अगर कंफ्यूज हो जाओ, जैसे जब रेनी सीज़न आता है तो ज़्यादा मच्छर वगैरह ना हो खड़े पानी में, तो वहाँ पर क्या कर देते हैं हम? केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, जिससे कि उस पानी के ऊपर क्या होगी? उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और मच्छर उस पर बैठेंगे तो उसमें धंस जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो इस मच्छरों को रोकने के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है? पानी को डाला जाता है, ऑयल को डाला जाता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि पानी के ऊपर ऑयल रहता है, पानी के ऊपर ऑयल रहता है। ठीक है, तो इसका क्या है? सेपरेटिंग फनल का यूज करता है टू इमिसिबल्स, जो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनका यूज, उसके लिए क्या किया जाता है? सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। एक तो ये ऑयल एंड वाटर सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को उसकी ओर से अलग करने के लिए, कब वो उसकी मोल्टन स्टेट जो होती है ना, उसमें से आयरन को अलग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस हो जाता है कि जो आयरन फिलिंग्स है, जो आयरन है वो क्या हो जाता है? अलग लेयर बना लेता है, और जब उसको मोल्टन स्टेट पर रखा जाता है तो क्या करते हैं? उसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है? सॉलिड कोई मटेरियल डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? सब्लिमेशन प्रोसेस। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर मिक्सचर। कैम्फर मिक्सचर या एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कैम्फर मिक्सचर क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये उन मिक्सचर्स के लिए किया जाता है, उन एलिमेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा वो तभी क्या होंगे? वो सॉलिड से गैस में अलग अलग पॉइंट पर या अलग अलग टेम्परेचर पर उनको सेपरेट कर पाएंगे। अगर दोनों का एक साथ ही हुआ तो एक साथ फिर से क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अलग कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन का या फिर कैम्फर का अलग अलग क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि कोई पहले वेपराइज हो जाए और कोई बाद में हो, तो जो पहले वाला होगा वो उसको अलग मिल जाएगा, और जो बाद में रहेगा वो अलग मिल जाएगा। तो जो कैम्फर है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कैम्फर ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कुछ ऑयल वगैरह, ऑइंटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें या क्रीम वगैरह इनमें बनाने में यूज़ किया जाता है कैम्फर। ठीक है, तो सॉल्ट एंड कैम्फर को मिक्स करने का जो प्रोसेस है, मिक्सर को अलग करने का, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस। या इसमें हम एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाएगा? हम एक बर्नर लेते हैं और उसके ऊपर एक चाइना डिश रख देते हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया? एक इन्वर्टेड फनल रख दिया और ऊपर रख देते हैं कॉटन प्लग। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें हमने लिया था एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन और
सॉलिडिफाइड, और इसमें होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड था वो क्या कहाँ जाकर जम गया, ऊपर जाकर जम गया, क्योंकि वो इससे सॉल्ट से पहले क्या हो गया, इवेपोराइज होना शुरू हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन से पहले इवेपोराइज होना शुरू हो गया, और वो कहाँ जम गया, इसके इस डिस्क के कॉर्नर पर जम गया जाकर। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर मिक्सचर को अलग कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, सब्लिमेशन। ये देखो यहाँ पर सॉलिड से गैस में बन रहा है, जब ये इस फनल से टकराता है तो क्या करता है, यहाँ पर अपना टेम्परेचर जाकर लूज कर देता है और वापस से अपनी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं भाई क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है भाई, ये ग्रीक वर्ड क्रोमा से लिया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है कलर। मतलब कि इससे समझे कि कलर्स को अलग करने की एक प्रोसेस है, जिसको क्या नाम बोल रहा है, क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या किया जाता है, कोई कलर सॉल्यूशन होता है या डाइज बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। वो पेपर क्या करता है जब हम सॉल्यूशन में उस पेपर को डिप करते हैं तो वो क्या करता है, कलर कंपोनेंट्स को अब्जॉर्व कर लेता है, उस सॉल्यूशन से क्या कर लेता है, कलर कंपोनेंट्स को अब्जॉर्व कर लेता है, और वो हमें डाई अवेलेबल करवा देता है। मतलब हमें सेपरेटली क्या दे देता है, डाई दे देता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट्स मिले हुए हैं, अलग अलग टाइप के कलर कंपोनेंट्स थे जो, ठीक है, मान लिया कि वाटर में 4-5 कलर कंपोनेंट मिला रखे थे, तो उनको अलग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का। एप्लीकेशंस क्या है, ड्रग फ्रॉम ब्लड, मतलब जब डोप टेस्ट वगैरह किया जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, कि जो ब्लड टेस्ट किया जाता है या जो ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसमें, या जो यूरिन टेस्ट किया जाता है उसमें, अगर कोई एथलीट वगैरह जब होते हैं ना, डोप टेस्ट होता है, तो वो जो ड्रग्स वगैरह कंजप्शन कर रखा उन्होंने तो उसका पता लग जाता है। तो ब्लड से ड्रग को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसमें किसका यूज़ करते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी का। या पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, जो नेचुरल कलर्स होते हैं फ्लावर्स वगैरह, उनसे जो कलर पिगमेंट होते हैं उसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। या फिर कलर्स इन ए डाई। तो वो देखो कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है। ये हमारे पास एक वाटर सॉल्यूशन था जिसमें हमने कुछ कलर कंपोनेंट्स मिला रखे थे। जब हमने इसमें एक फिल्टर पेपर मिलाया, एक क्रोमेटोग्राफी या एक पेपर मिलाया, इसमें जब डिप किया तो उसने क्या किया, जितने भी कलर कंपोनेंट्स इस सॉल्यूशन में मिक्स थे उसने क्या किया, उनको अब्जॉर्व कर लिया अपने ऊपर, और हमारे पास क्या कर दिया, वाटर रेसिड्यू छोड़ दिया, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कब करते हैं हम, जब किसी सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्यूट्स या इस तरह से कलर कंपोनेंट्स मिक्स कर रखे हैं उनको अलग करने के लिए, या ब्लड में अलग अलग टाइप के जो ड्रग्स लिए हुए थे, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्टिलेशन। देखो सबसे पहले हमने बात करी थी 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस थी उसका क्या नाम था, सेपरेटिंग फनल। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करेंगे हम, 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे, मतलब जो पूरी तरह से प्रॉपरली मिक्स्ड हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय यू ओनली इफ द लिक्विड हैव ए डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 25 केल्विन। ये प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस उन लिक्विड्स के साथ करी जाएगी या उन लिक्विड्स के मिक्सचर के साथ करी जाएगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर देन 25 केल्विन होगा। अगर 3-4 सॉलिड लिक्विड्स हमारे पास और उनका हमने मिक्सचर बना लिया, और इन तीनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से ऊपर होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को या फिर इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। मिसिबल लिक्विड्स तो हैं ये कि प्रॉपरली पूरी तरह से मिक्स है, मतलब कि एक सिंगल लेयर क्रिएट कर रखी है, ठीक है। एक सिंगल लेयर जो लिक्विड्स या जो कंपोनेंट्स, जो सॉल्यूशन या जो एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं वो कौन से लिक्विड्स की बात हो रही है, तो वो कौन से हैं, मिसिबल लिक्विड्स, अदरवाइज हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो वो किस प्रोसेस से अलग करे जाएंगे, वो प्रोसेस होगी डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन और इसके बाद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें एक ही डिफरेंस है,
कि जो डिस्टिलेशन होगी वो होगी मोर देन 25 केल्विन, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी वो होगी लेस देन 25 केल्विन के लिक्विड्स के ऊपर। जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम होगा वहाँ पर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से ज़्यादा होगा वहाँ पर होगा डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इसको इसके डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक बर्नर लेते हैं, उसके ऊपर हम अपना फ्लास्क रख लेते हैं, जिसमें हमने इस तरह से सेटलमेंट बना दी, और इस पर हमने रख दिया कि थर्मामीटर, जो कि हमें टेम्परेचर रीडिंग के लिए लगाया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया, जो कि क्या करेगा, जो लिक्विड यहाँ पे आ रहे हैं, जो वेपर्स आ रहे हैं, उनको ठंडा कर देगा, और यहाँ पर हमें सेपरेट या जो प्योर सब्सटेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, ये कब जो लिक्विड थे हमारे पास, ये बॉयल शुरू होने कब हो जाएंगे, जो 25 केल्विन का होगा। कब 25 केल्विन, मोर देन 25 केल्विन। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से निकल कर, और ये कंडेंसर क्यों लगाया है, ताकि जो वेपर्स यहाँ पर आ रहे थे वो ठंडे होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ चले जाए। कुछ बाहर निकल जाएंगे, कुछ इसके अंदर निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 2 or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin। जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है वहाँ पर क्या यूज़ होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो इस प्रोसेस में क्या है, वैसे ही वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या करा हमने, एक फ्रैक्शनल कॉलम रख दिया, कुछ स्टोन्स वगैरह रख दिए, जिससे कि जो वेपर्स आएंगे तो क्या होंगे, यहीं पर कुछ एनर्जी लूज करते चलेंगे, और यहाँ से क्या होगा, वाटर आउटलेट, और ये कंडेंसेशन क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। जब वाटर ड्रॉप्स अगर इसमें थी कुछ, तो वो क्या करेगी, इसमें ठंडी होने के बाद यहाँ से इसमें क्या होगा, ठंडा वाटर डाला, और ये गर्म होकर किधर बाहर निकल जाएगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और ये क्या करेगा, इसको ठंडा करने के बाद यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म देगा। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन था एसीटोन एंड वाटर का, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था, 25 केल्विन से कम था। तो ये शुरू है, तो वाटर क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकल जाता है वेपर्स की फॉर्म में, लेकिन जो एसीटोन था वो हमें क्या कहाँ मिल गया, एक अलग कंपाउंड, मतलब एक अलग बीकर में हमने इकट्ठा कर लिया, किसको, एसीटोन को। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब भी बात करेंगे, वहाँ पर हमारे जो लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से कम, और जब डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पर उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, मोर देन 25 केल्विन। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसेस को सेपरेट करने का प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन और वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे, हम सब मिलकर राष्ट्र को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे, बन जाओ सब श्रेष्ठ तुम, अब रहे ना कोई अनार्य। जय आर्य जय